हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास होगा, जो कि हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्लासेस होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आप लोग क्लासेस को रोज़ाना देखिए और कंटिन्यूटी वे में देखिए, क्योंकि क्लासेस रोज़ाना देखेंगे तभी जा कर के आपको क्लास का बेनिफिट मिल सकेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कौन से ऐसा युद्ध है जिसके मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन ए है हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, सॉरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए, नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, यह जो नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजय रही। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या कह रहा है, मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए है गांव के सरपंच, ऑप्शन बी है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी है गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल जो गांव के सरपंच द्वारा किया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत्ता या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। यानी कि जो सरपंच थे वह राजस्व एकत्रित करने का काम करते थे सल्तनत के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तबकात ए अकबरी, जिसे अभी अभी अबुल फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल ने अकबरनामा में अधिक विश्वसनीय माना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है बुक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय 1509 से लेकर के 1529 विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है।
कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अल्प खान, ऑप्शन बी है खिज खान, ऑप्शन सी है उमर खान, ऑप्शन डी है मलिक काफूर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो द्वार समुद्र की विजय की गई थी वह था विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। हुएसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक वीर बल्लाभ तृतीय था। दक्षिणी भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रिहला, ऑप्शन बी सुबह उल अश, ऑप्शन सी तारीख ए रशीदी, ऑप्शन डी रियाज उल सलातीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा रिहला। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत जो है जो रिहला में मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृतांत अरबी भाषा रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इब्न बतूता जो है क्या कहते हैं, इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत है वो रिहला में मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ठीक ना, कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिणी, ऑप्शन डी है उत्तरी, और तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिणी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिण में। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं क्या कह रहा है इसके डिटेल्स में। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद क्या है का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए है जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। ठीक है, दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा।
उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12मासा की रचना किसने की थी। ठीक है, 12मासा की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इशामी, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी है रस खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा की गई थी। ठीक है, 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी है उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी है तुलगमा प्रथा, ऑप्शन डी अफगानों की आपसी फुट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसके डेट को भी याद रखिएगा और किसकी किसके बीच हुई पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। ठीक है, बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है उर्दू। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 56 और 59 पीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो तुजुक ए बाबरी जो है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधित घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। आप लोग इसी तरीके से रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सकें और आपका और हमारा चैनल एवी एकेडमी आगे बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।